हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा साइन में। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे बी फॉर्म 4 सेमेस्टर का फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड, जो कि 2019-20 का क्वेश्चन है। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने देख लिया था सेक्शन ए और सेक्शन बी के बारे में, इसको हमने सॉल्यूशन देख लिया था। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन सी के बारे में। तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का नोट्स बहुत लोग मांगे हैं, इसका जो सॉल्यूशन उसका पीडीएफ। तो आज सेक्शन सी अपलोड होने के बाद हम इसको जो है पीडीएफ बना के आपको सेंड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पे। इसके पहले हमने 3 सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देख लिया है, उसको अपलोड हो चुका है वीडियो, और जो उसका नोट्स है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल चुका है। अब जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं उनको नोट्स या जो इसका पीडीएफ है उसको मिलने में दिक्कत हो रही होगी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ से अपलोडेड है, आपको आसानी से मिल जाएगा। उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हमारे पड़ा है। तो अगर आप वहाँ से भी नहीं, आपको दिक्कत होती है कुछ, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। आपको वहाँ से नोट्स मिल जाएंगे। और जो बाकी एक सब्जेक्ट बचा है फार्माकोग्नोसी, उसको भी बहुत जल्दी सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो आज हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यहाँ पे समाप्त हो जाएगा 2019-20 का। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में। तो इसमें जो क्वेश्चन है 7 नंबर के हैं, सातों क्वेश्चन को इसमें सॉल्व किया गया है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, राइट अबाउट द काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल डिस्पर्जन। तो कोलाइडल डिस्पर्जन यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है, इसमें काइनेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसको हमें बताना है। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं काइनेटिक। तो इसमें क्या है कि ये जो क्वेश्चन है, राइट अबाउट द काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल डिस्पर्जन, 19-20 में पूछा गया है। और यही थोड़ा सा नाम चेंज करके 18-19 में क्या पूछा गया था कि डिस्कस द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मतलब केवल इलेक्ट्रिकल पूछ लिया था, यहाँ पर काइनेटिक और इलेक्ट्रिकल दोनों पूछ लिया, ठीक है। तो ये बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है इससे। तो सबसे पहले देखते हैं काइनेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है कोलाइडल्स की। द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द मोशंस ऑफ द पार्टिकल्स। जो काइनेटिक प्रॉपर्टीज होती है हमारे मोशन से रिलेटेड होती है पार्टिकल्स के, जो कोलाइडल सोल्यूशन में पार्टिकल्स होते हैं उसके मोशन से रिलेटेड होती है, उसमें काइनेटिक प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इसमें हम 4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ब्राउनियन मोशन हो गया, डिफ्यूजन हो गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हो गया, लाइट स्कैटरिंग हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्राउनियन मोशन क्या होता है काइनेटिक प्रॉपर्टीज में। तो ब्राउनियन मोशन क्या होता है इसे हम देख लेते हैं। इट इज गिवन बाय द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन साहब ने इसको दिया था, ब्राउनियन मोशन के जो है मेथड को या थ्योरी को। There are continuous collision between the colloidal particles and the molecule of dispersion medium which are in constant motion। मतलब क्या होता है इसमें कंटिन्यूस कोलिजन, मतलब टकराव होता है कि इसमें कोलाइडल पार्टिकल्स और जो डिस्पर्जन मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जब कांस्टेंट मोशन होता है हमारा, तो इसमें जो टकराव होता है तो इससे क्या होता है कि वो जिग जैग मोशन मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। मतलब दिस प्रोड्यूस जिग जैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स विच इज नोन एज द ब्राउनियन मूवमेंट। उसे हम ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है विस्कोसिटी इनहांसिंग एजेंट, जैसे ग्लिसरीन क्या है विस्कोसिटी बढ़ाता है, तो क्या करता है जो एजेंट होता है विस्कोसिटी बढ़ाने वाला, वो जो है इस ब्राउनियन मोशन को डिक्रीज कर देता है। क्योंकि कोई भी चीज़ आप डालेंगे अगर जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो उसमें वो पार्टिकल्स धीरे धीरे जाएंगे। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं वाटर और शहद का। तो वाटर में हनी और वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं। वाटर में क्या होता है कि आप कुछ पार्टिकल्स या कुछ भी डालते हैं तो आसानी से नीचे बहुत जल्दी सेडिमेंटेशन होता है उसका। और अगर उसकी जगह पर हनी या शहद में कुछ डालते हैं तो वो धीरे धीरे जाता है, क्योंकि शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। तो ये क्या करते हैं कि विस्कोसिटी इनहांसिंग एजेंट जो होते हैं, जैसे ग्लिसरीन हो गया, वो क्या करते हैं कि इसके जो फाइनल मूवमेंट है इसका ब्राउनियन मोशन को, उसको डिक्रीज कर देते हैं। तो हमारा हो गया ब्राउनियन मोशंस। अगला जो है इसमें काइनेटिक प्रॉपर्टीज में अगला क्या है, डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन आप लोग को पता ही है क्या होता है। पार्टिकल डिफ्यूज फ्रॉम ए रीजन टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हाई से लो की वो जब मूव करता है पार्टिकल्स तो उसमें क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, जब तक कि सिस्टम यूनिफॉर्म ना हो जाए, दोनों बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन एक्सप्रेस्ड बाय द फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन। फिक्स के फर्स्ट लॉ से इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस डी एस डी सी अपॉन डी टी। तो यहाँ डी क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ मटेरियल डिफ्यूज इन द टाइम, डी टी, ठीक है, टाइम। तो इसमें डी सी अपॉन डी टी क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे एस जो था सरफेस एरिया था, डी डिफ्यूजन कोफिशिएंट, एंड डी सी अपॉन डी टी क्या था, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था। अब इसमें जो अगला है काइनेटिक प्रॉपर्टीज में सेडिमेंटेशन क्या होता है, इन कोलाइडल डिस्पर्जन द ब्राउनियन मूवमेंट टेंड टू डिस्टर्ब सेडिमेंटेशन का मतलब हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि, तो सेडिमेंटेशन के में कह सकते हैं कि ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स द पार्टिकल सेटल डाउन। तो इसमें क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है, पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इसका जो सेडिमेंटेशन वैल्यू होती है वो डायरेक्टली
यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ इसके जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे उसका सेडिमेंटेशन तेज होगा उसकी जो कोलाइडल प्रॉपर्टी घटती जाएगी। तो इसमें सेडिमेंटेशन में लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज यूज फॉर द स्टडाइंग सेडिमेंटेशन। ब्राउनियन मोशन अगर इंक्रीज होगा तो सेडिमेंटेशन डिक्रीज होगा, सेडिमेंटेशन इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो हमारा सेडिमेंटेशन हो गया। अगला जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस टू फ्लूइड टू फ्लो इन द फ्लो एंड अप्लाइड स्ट्रेस। मतलब विस्कोसिटी क्या करता है, जो हमारे फ्लो फ्लूइड्स है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। तो विस्कोसिटी स्टडी प्रोवाइड द शेप ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। क्या प्रोवाइड करता है, जो शेप होता है पार्टिकल्स का सॉल्यूशन में कैसा शेप है उसको प्रोवाइड करता है। इसको n इक्वल टू n नॉट 1 प्लस 2.5 से इसको यहाँ पे ईटा नॉट क्या है, विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम, ईटा क्या है, विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स मीडियम है द वॉल्यूम फ्रैक्शन इज कोलाइडल पार्टिकल्स इन द 5। ठीक है, तो विस्कोसिटी हो गया। तो हमारा हो गया ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में हमने देख लिया 4 प्रॉपर्टीज। ब्राउनियन मोशन हो गया हमारा, एंड डिफ्यूजन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, विस्कोसिटी हो गया। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है उसको देखते हैं। तो पहले समझते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स टू कैरी चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ पार्टिकल्स आइदर बाय द आयोनाइजेशन बाय अब्जॉर्प्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे प्रॉपर्टीज होते हैं कोलाइड की वो क्या करते हैं, उसमें चेंजेस हो जाते हैं सरफेस पे, कैसे, या तो आयोनाइजेशन के थ्रू या तो एब्जॉर्प्शन के थ्रू। तो इसमें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। इसमें भी टाइप्स हैं, देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला पार्ट है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स थ्रू ए लिक्विड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब क्या होता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, किसमें मूवमेंट होता है, जब हमारे किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में होता है, जो पार्टिकल्स का कोलाइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, तो इसे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल फील्ड अक्रॉस द कोलाइडल सॉल्यूशन द कोलाइडल पार्टिकल्स माइग्रेट टू अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज ऑब्जर्व बाय मींस ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं, पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगला इसमें जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ये क्या होता है, इन दिस थ्योरी एट द फर्स्ट लेयर चार्ज इज imparted to the particles by situating ions which are absorbed परफेरेंटली एट इमोवेबल पॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट लेयर होती है इसको स्टैटिक लेयर कहते हैं। द सेकंड लेयर कंसिस्ट ऑफ डिफ्यूज मोबाइल आयन। सेकंड लेयर डिफ्यूज मोबाइल आयन कंसिस्ट करती है, इसमें इंक्लूड होता है। द चार्ज प्रेजेंट ऑन बोथ द लेयर आर इक्वल। इसमें जो चार्ज प्रेजेंट होते हैं दोनों ओर वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दिस टू लेयर अरेंजमेंट डेवलप जेटा और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो ये दोनों लेयर मिला के क्या प्रोड्यूस करते हैं, जेटा और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट लेयर है इसको हम कहते हैं स्टैटिक लेयर। ये हमारा कोलाइडल है, इसका फर्स्ट लेयर स्टैटिक लेयर है, सेकेंड लेयर क्या है, स्ट्रेंगेंट लेयर बोलते हैं इसको। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू लेयर्स स्टैटिक एंड डिफ्यूज लेयर इज कॉल्ड द जेटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। तो हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो हमने देख लिया यहाँ पर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल में हमने देखा ब्राउनियन मोशन हो गया, हमारा सेडिमेंटेशन हो गया, और एक उसमें था डिफ्यूजन हो गया, और लाइट इसमें जो हो गया लास्ट वाला क्या था, इसमें जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है विस्कोसिटी हो गया। और इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने इसमें देखा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला देख लिया इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 7 वाला, राइट अबाउट द काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल डिस्पर्जन, ये खत्म होता है। अगला जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। तो हमने काइनेटिक प्रॉपर्टीज, काइनेटिक में हमने 4 देखा, जैसे सेडिमेंटेशन हो गया, ब्राउनियन मोशन हो गया, इसको काइनेटिक्स में हो गया, मोशंस पे डिपेंड करता था, और इलेक्ट्रिकल हमने देख लिया। अब देखते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके बारे में लिखना है 7 नंबर का क्वेश्चन। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, दीज पार्टिकल्स हेल्प्स टू नो अबाउट द साइज, स्ट्रक्चर, शेप एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ कोलाइड्स। इससे हम क्या पता कर सकते हैं, साइज पता कर सकते हैं, स्ट्रक्चर, शेप और उसका मॉलिकुलर वेट पता कर सकते हैं, किसका, कोलाइड का। इसमें 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे टिंडल इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप हो गया, लाइट स्कैटरिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टिंडल इफेक्ट हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप और लाइट स्कैटरिंग। तो हमारा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, इसमें क्या हम पता करते हैं, साइज, स्ट्रक्चर, शेप एंड मॉलिकुलर वेट पता करते हैं। और हमने काइनेटिक्स में क्या देखा था, काइनेटिक्स में हमने मोशंस, काइनेटिक मोशन से रिलेटेड था, तो हमने उसमें ब्राउनियन मोशन देखा था, और एक उसमें था सेडिमेंटेशन देखा था, विस्कोसिटी देखा था हमने, और एक डिफ्यूजन देखा था। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें टिंडल इफेक्ट देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, लाइट स्कैटरिंग। तो सबसे पहले समझते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल ने 1869 में क्या ऑब्जर्व किया कि व्हेन बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन द पाथ ऑफ लाइट इट गेट्स इल्यूमिनेटेड। मतलब जब प्रकाश की किरण हम गुजारते हैं किससे, कोलाइडल सॉल्यूशन से, तो क्या होता है उसका जो इसमें जो रेज होती हैं, लाइट होती हैं, वो क्या होती है, इल्यूमिनेटेड हो जाती है।
उसमें क्या होता है, दिस फिनोमेना इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट और द लाइट इज स्कैटर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो उसे लाइट क्यों स्कैटर्ड होती है, क्योंकि उसमें जो कोलाइडल पार्टिकल सॉल्यूशन प्रेजेंस होते हैं डार्क बैकग्राउंड में, ठीक है। तो मेरा होगा टिंडल इफेक्ट। इसमें अगली प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूजफुल टू यील्ड एक्चुअल पार्टिकल पिक्चर। इससे क्या पता चलता है, जो एक्चुअल पार्टिकल पिक्चर होती है उसको हम देख सकते हैं। दे आर यूज टू ऑब्जर्व द साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। द मेन फीचर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज टू हाई रेजोल्यूशन पावर। तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो होता है, जो इसका मेन फीचर्स क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हाई रेजोल्यूशन पावर होती है, ठीक है। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इजीलिए यूज करते हैं। अगला इसमें जो प्रॉपर्टीज है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप क्या होता है, सेल कंटेनिंग कोलाइडल डिस्पर्जन इज व्यूड थ्रू अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। जिसमें सेल कंटेनिंग जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा उसको हम किसके थ्रू देख सकते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के, ठीक है। उसमें एक डार्क ग्राउंड बैकग्राउंड बनाते हैं पहले। द पार्टिकल्स अपीयर एज ए ब्राइट स्पॉट मींस डार्क बैकग्राउंड, तो हमारा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अगला लाइट स्कैटरिंग, ये हमारा काइनेटिक्स प्रॉपर्टीज है। इसमें लाइट स्कैटरिंग क्या है, when a beam of light is passed through a colloidal dispersion, some light absorbed। जब हम किसी लाइट को, प्रकाश को गुजारते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, तो कुछ किरणें जो है अब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ इससे जो है तिरछी उससे निकल जाते हैं स्कैटर्ड, एंड रिमेनिंग ट्रांसमिटेड, और कुछ ट्रांसमिट हो जाती है। तो एब्जॉर्ब लाइट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कलर्ड नेचर के लिए। और जो स्कैटर्ड लाइट है वो क्या कॉज करता है, कोलाइडल डिफॉर्मेशन अपीयर टर्बिडिटी कॉज करता है, ठीक है, जो स्कैटर्ड लाइट है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं इसमें, इट इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द मॉलिकुलर वेट ऑफ द कोलाइडल बाय यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला, ठीक है। तो इसमें फॉलोइंग जो ये फार्मूला है इसके थ्रू हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, मॉलिकुलर वेट। एस सी अपॉन टी इज टू 1/m + 2Vc, जहाँ पे टी क्या है, टर्बिडिटी है, सी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, एंड एम क्या है, मॉलिकुलर वेट है, बी इंटरेक्शन कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे एच क्या है, ऑप्टिकल कॉन्स्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर सिस्टम। तो हमारा हो गया लाइट स्कैटरिंग। तो हमने काइनेटिक प्रॉपर्टीज यहाँ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हमने देख लिया, जिसमें हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, लाइट स्कैटरिंग, और जो है ब्राउनियन मोशन है, इसमें जो एक और है टिंडल इफेक्ट को देखा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज समाप्त होती है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है ऑप्टिकल एंड काइनेटिक प्रॉपर्टीज में। तो जो काइनेटिक प्रॉपर्टीज होती है उसमें मोशन की स्टडी करते हैं। जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है उसमें हम उसके साइज, शेप एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को पता करते हैं। तो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि क्या होता है। अगर हमसे मिस्टेक हो गई तो आप समझ सकते हैं कि जैसे काइनेटिक प्रॉपर्टीज है, तो काइनेटिक में क्या है कि काइनेटिक में जो पहली प्रॉपर्टीज है वो ब्राउनियन मोशन है। काइनेटिक में मोशन से रिलेटेड है, तो पहला प्रॉपर्टी ब्राउनियन मोशन हो गया, दूसरा डिफ्यूजन हो गया, तीसरा हो गया विस्कोसिटी हो गया, एंड चौथा हो गया सेडिमेंटेशन हो गया, ठीक है। चार हमने उसमें प्रॉपर्टीज देखी थी। ऑप्टिकल में क्या है, इसमें भी हमने चार प्रॉपर्टीज देखी, लेकिन ऑप्टिकल में क्या है, साइज पता करते हैं, शेप पता करते हैं, मॉलिकुलर वेट पता करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या है कि इसमें जो पहला प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, तीसरा अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी हो गया, और चौथा जो है यहाँ पे लाइट स्कैटरिंग हो गया, ठीक है। तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना होगी। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है, डिस्क्राइब द स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड हैकेल इक्वेशन। तो इसको देख लेते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, हैकेल इक्वेशंस क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया दैट अप्लाइज टू एन ऑब्जेक्ट टू डिफॉर्म इट। मतलब स्ट्रेस क्या होता है कि ये फोर्स होता है किसके लिए, कि हम इसको डिफॉर्म कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कैसे कर सकते हैं, पर यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगाते हैं उसमें स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। जैसे किसी पर हम अगर फोर्स लगाते हैं, जैसे कोई वस्तु है जिसमें हम फोर्स लगा के उसको कितना चेंज कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, और उसमें उसके लिए जो बल लगाते हैं हमारा स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसका यूनिट जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है और पास्कल होता है, ठीक है। तो हमारा स्ट्रेस हो गया। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, दीज आर 3 टाइप, डायरेक्ट स्ट्रेस, इनडायरेक्ट स्ट्रेस एंड कंबाइंड स्ट्रेस। तो इसको 7 नंबर में पूछे हैं, इसमें 3 क्वेश्चन है जिसको हम शॉर्ट रूप में भी एक, जैसे इसमें स्ट्रेस है एक अलग क्वेश्चन हो गया, स्ट्रेन अलग क्वेश्चन हो गया, हैकेल इक्वेशन अलग क्वेश्चन हो गया। अगर इसको अलग अलग भी पूछते हैं तो 7-7 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको हमने तीनों क्वेश्चन है तो इसलिए 7 नंबर इसको छोटा करके लिख सकते हैं। तो इसमें स्ट्रेस क्या हमने देख लिया, स्ट्रेस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया दैट अप्लाइज टू एन ऑब्जेक्ट टू डिफॉर्म इट। एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेन 3 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस, इनडायरेक्ट स्ट्रेस, एंड जो तीसरा है कंबाइंड स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस में क्या होता है, दीज स्ट्रेसेस प्रोड्यूस अंडर डायरेक्ट लोडिंग कंडीशन, ठीक है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी में भी। टेंसाइल स्ट्रेस हो गया, इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट में टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड शियर स्ट्रेस। और दूसरा जो है इनडायरेक्ट स्ट्रेस, तो हम ज्यादातर जिसमें पढ़े हैं वो शियरिंग स्ट्रेस से पढ़ेंगे। इसमें जो हमने पढ़ा है जो
हमारा यूनिट सेकंड है, इसमें हमने ज़्यादातर यही शेयरिंग स्ट्रेस ही पढ़ा है। तो इनडायरेक्ट स्ट्रेस में क्या होता है, दीज स्ट्रेस अगर ड्यू टू द टर्क्यू प्रोड्यूस इन द बॉडी। कंबाइंड स्ट्रेस क्या होता है, दीज स्ट्रेस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू दीज स्ट्रेस, मतलब जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है उसे कंबाइंड स्ट्रेस कहते हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रेस के बारे में इतना हम लिख सकते हैं। अगला जो स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है इसको देख लेते हैं। स्ट्रेन इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन, मतलब कितना वो, जैसे किसी पे हम स्ट्रेस लगाते हैं उसको डिफॉर्म करने के लिए, उसको तोड़, मतलब उसको उसके जो शेप है उसको में चेंजेस करने के लिए जो फोर्स लगाते हैं उसे में स्ट्रेस कहते हैं। तो इसमें स्ट्रेन क्या है कि उसमें कितना फॉर्मेशन हुआ, डिफॉर्मेशन कितना वो चेंज हुआ, उसके शेप में कितना परिवर्तन हुआ, उसके आकार में कितना परिवर्तन हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, इसमें जो पहला स्ट्रेन है टेंसाइल स्ट्रेन, ये क्या है, अ रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ बार। कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिक्रीज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ बार। शियर स्ट्रेन क्या है, द स्ट्रेन प्रोड्यूस बाय द शियर फोर्स इज कॉल्ड द शियर स्ट्रेन। तो ये ज्यादातर हम लोग शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन ही इसमें पढ़े थे, इसमें पढ़े या पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा हो गया स्ट्रेन। अब इसमें देख लेते हैं हैकेल रूल क्या होता है। हैकेल रूल इज मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द वॉल्यूम रिडक्शन अंडर द कंप्रेशन प्रेशर इन फार्मेसी। ठीक है, दिस रूल फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इसमें क्या होता है, जो पोर्स होते हैं पाउडर्स और रिएक्टेंट के, वो क्या होता है, डेंसिफिकेशन उसका होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, द पोर्स इन द पाउडर्स आर द रिएक्टेंट एंड द डेंसिफिकेशन ऑफ द पाउडर बेड एज द प्रोडक्ट। तो इसमें 1/1 माइनस जी इक्वल टू के पी प्लस ये इसका इक्वेशन है, जहाँ पे डी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए पाउडर, पी है जो है प्रेशर है, और के क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे जो कंप्रेस्ड मटेरियल है, और ए क्या है, ये कांस्टेंट ये भी है। ठीक है, तो हमारा होगा हैकेल रूल। और इसमें हैकेल प्लॉट कैसे बना सकते हैं इसको देख लेते हैं। इसमें इंक्लूड होता है हैकेल रूल में, ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द डेंसिटी एंड द अप्लाइड स्ट्रेस, इट बी अफेक्टेड बाय द टाइम ऑफ कंप्रेशन, द डिग्री ऑफ लुब्रिकेंट्स केशन एंड द साइज ऑफ द डाई। ठीक है, तो इसमें हम ग्राफ किस प्रकार से बना सकते हैं, तो ये हमारा जो है डेंसिटी है जो है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या है, जो हम क्या लगा रहे हैं, जो प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला ग्राफ है इसमें क्या है कि सॉफ्ट एंड रेडिली अंडर को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जाता है, जैसे इसका एग्जांपल होगा सोडियम क्लोराइड। और ये जो सेकंड ग्राफ है यूजुअली सीन इन द हार्डर मटेरियल, हार्डर मटेरियल में ऐसा शो होता है, इसका जो एग्जांपल है लैक्टोज हो गया। थर्ड ग्राफ है शोइंग इन इनिशियल स्टेप लीनियर रीजन बिकम सुपर इम्पोज्ड एंड फ्लैटेड आउट एज द अप्लाइज प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, तो हमारा हो गया थर्ड ग्राफ। तो हमने हैकेल रूल देख लिया, हैकेल प्लॉट। तो हमने यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है ये स्ट्रेस क्या होता है इसके टाइप्स देख लिए, स्ट्रेन देख लिया, और जो है हैकेल रूल इसको भी देख लिया। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ। अगला जो क्वेश्चन इसी में है, क्या है क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन थिक्सोट्रॉपी। इसको देख लेते हैं, थिक्सोट्रॉपी क्या होता है, इसको उसके बारे में नोट्स हमें लिखना है। ठीक है, तो थिक्सोट्रॉपी क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसको हम आसानी से किस डेफिनेशन में लिख सकते हैं, उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम बुक की डेफिनेशन देखेंगे कि उसमें किस प्रकार से लिखा गया है। तो थिक्सोट्रॉपी बहुत आसानी समझ सकते हैं। जैसे थिक्सोट्रॉपी इज ए कंडीशन ऑफ लिक्विड इन विच द आफ्टर रिमूविंग द शियर स्ट्रेस द लिक्विड कन्वर्ट बैक इनटू द रियल स्टेट और प्रीवियस स्टेट। मतलब क्या होता है कि जब हम किसी मटेरियल पे जो स्ट्रेस लगाते हैं, शियर स्ट्रेस लगाते हैं, तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है, और डिफॉर्मेशन जब जैसे हम शियर स्ट्रेस जैसे हटाएंगे तो कुछ देर बाद उसका डिफॉर्मेशन फिर से चेंजेस होकर पहले की अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो उसे हम थिक्सोट्रॉपी कहते हैं। जैसे आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे आप किसी अच्छी जगह जाते हैं जहाँ पे कुछ पॉजिटिव माहौल रहता है, तो आपका जो मूड होता है पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन जब आप फिर से वापस आते हैं तो कुछ देर बाद आपका माइंड फिर से वहीं निगेटिव थॉट्स में, जैसे आप अगर नेगेटिव में रहते हैं तो वैसे हो जाते हैं। तो इसे हम थिक्सोट्रॉपी को उस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब हम किसी मटेरियल पर शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो डिफॉर्मेशन हो जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जैसे हम शियर स्ट्रेस उसमें से हटाते हैं तो उसका जो डिफॉर्मेशन है वो फिर से बैक हो जाए, मतलब फिर से उसी अवस्था में आता है जैसे पहले था। तो हम थिक्सोट्रॉपी इस प्रकार से आसानी समझ सकते हैं। इसकी जो डेफिनेशन बुक में क्या लिखी है, इट इज डिफाइंड एज द आइसोथर्मल एंड कंपैरेटिवली स्लो रिकवरी ऑफ ए सिस्टम। मतलब इसमें जो रिकवरी होता है स्लो होता है, वूज कंसिस्टेंसी लॉस थ्रू शेयरिंग। ठीक है, तो हमारा हो गया बुक की लैंग्वेज का डेफिनेशन। इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ऑफ स्यूडोप्लास्टिक सिस्टम शोइंग थिक्सोट्रॉपी इंक्लूड एचएमपीसी इन वाटर, मतलब हाइड्रोप्रोपिल मिथेल। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में होता है कि जेल विस्कोसिटी, जेल की विस्कोसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इलोंगेटेड पार्टिकल्स। जब हम इसमें शियर फोर्सेस का अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जेल कन्वर्ट हो जाता है सॉल्यूशन में। जब शियर स्ट्रेस जो है अप्लाई करेंगे तो जेल का फॉर्मेशन जो मतलब
जेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोल्यूशन में, और जो विस्कोसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जब हम शेयरिंग स्ट्रेस को रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तब फिर से क्या होगा कि जेल क्या होगा, रीफॉर्म्ड हो जाएगा, मतलब जेल मतलब जो सॉल्यूशन बना था उसका फिर से जेल बन जाएगा और विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन तुरंत नहीं होगी, नॉट इमीडिएटली बट आफ्टर सम टाइम्स, ठीक है। कुछ देर बाद इसकी जो विस्कोसिटी फिर से क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हमारा हो गया थिक्सोट्रॉपी। जैसे जेल है तो जेल में हम जब अप्लाई करेंगे शेयर स्ट्रेस तो सोल्यूशन बन जाएगा, और जो सॉल्यूशन में हम जब रिमूव करेंगे शेयर स्ट्रेस तो जेल फिर से बन जाएगा। तो इसमें जेल के पे क्या होगी, विस्कोसिटी इंक्रीज रहेगी, सॉल्यूशन में विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही जो है हम शेयर स्ट्रेस हटाएंगे फिर से विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम ग्राफ किस प्रकार बना सकते हैं, इस प्रकार देख सकते हैं। इसमें ये हमारा शेयरिंग स्ट्रेस है और ये रेट ऑफ शेयर है। तो इसमें जब हम, ये हमारा पहली पोजीशन है, जब हम इसमें शेयर स्ट्रेस लगाते हैं, शेयर स्ट्रेस लगाते हैं तो इसका ग्राफ बढ़ता है, ठीक है। जब हम शेयर स्ट्रेस वापस करते हैं तो फिर से इसका ग्राफ जो है नीचे आता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे और इससे कम आता है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, द रियोग्राम शो ऑन अप्लाइंग शेयरिंग स्ट्रेस ऑन अप कर्व इज ऑब्टेन, मतलब जब शेयर स्ट्रेस हम लगाते हैं जिसमें अप कर्व ऑब्टेन होता है, प्राप्त होता है। व्हाइल ऑन रिमूवल ऑफ शेयर स्ट्रेस डाउन कर्व इज ऑब्टेन, मतलब जब हम रिमूव करते हैं तो हमारा डाउन कर्व ऑब्टेन होता है, ठीक है। बट दीज कर्व आर नॉट सुपर इम्पोसिबल, द विस्कोसिटी ऑफ द डाउन कर्व आर लोअर देन द अप कर्व, इसकी जो विस्कोसिटी होती है इसकी विस्कोसिटी से कम होती है। तो हमारा हो गया थिक्सोट्रॉपी, यहाँ पे हमने देख लिया। इसमें एक और पार्ट है नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी, उसको भी देख लेते हैं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि नेगेटिव मतलब उल्टा, जैसे हमने वो थिक्सोट्रॉपी देखा था उसका उल्टा हो गया नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी। नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी इज ए फिनोमेना इन विच देयर इज एन इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑन डाउन कर्व, मतलब जब इसमें उसमें जब डाउन हो रहा था तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही थी, इसमें क्या होगी, इंक्रीज होगी। एग्जांपल ऑफ नेगेटिव थिक्सोट्रॉपीज इंक्लूड सस्पेंशन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ फ्लोक्यूल्स, मतलब इसका जो एग्जांपल है सस्पेंशन है, जो क्या कंटेन करता है, जो फ्लोक्यूल्स होते हैं कम नंबर में जो कंटेन करते हैं, उसका वो जो सस्पेंशन है इसका एग्जांपल है। जैसे इसमें क्या होगा कि जब हम इसमें शेयर स्ट्रेस लगाएंगे तो जो नंबर ऑफ फ्लक्यूलेट पार्टिकल्स होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, और उसका रिजल्ट क्या होगा कि विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। और जब विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो डाउन कर्व जो होगा, दिस विस्कोसिटी ऑब्टेन ऑन डाउन कर्व इज ग्रेटर देन दैट अप कर्व, तो इसका जो डाउन कर्व होगा वो ज़्यादा बनेगा इन द कंपेरिजन ऑफ जो है अप कर्व, क्योंकि जो हमारा सस्पेंशन होता है तो जो हमारा उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उसको सेक करते हैं तो वो पार्टिकल्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है, कि जब हम शेयर स्ट्रेस लगाएंगे तो फ्लोक्यूल्स पार्टिकल्स वो इंक्रीज होंगे और विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो उसमें जो मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बना सकते हैं किस प्रकार से बना सकते हैं, इसमें हम देख लेते हैं। रेट ऑफ शेयर होता है, शेयरिंग स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द रियोग्राम ऑफ नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी शोज दैट द डाउन कर्व अपीयर अबव द अप कर्व, ठीक है। द ग्राफ आल्सो शिफ्ट टुवर्ड्स राइट indicating that system is gaining viscosity but it is up to limit, मतलब विस्कोसिटी इसमें जो बढ़ता है वो भी लिमिट के अनुसार होता है। बियॉन्ड द लिमिट इफ द शेयर स्ट्रेस इंक्रीजेस इट विल नो इंक्रीज इन विस्कोसिटी, मतलब अगर लिमिट के पार भी अगर शेयर स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं तो उसकी विस्कोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा हो गया निगेटिव थिक्सोट्रॉपी। तो हमने थिक्सोट्रॉपी यहाँ पे देख लिया, जो इसमें दो प्रकार की थिक्सोट्रॉपी थे, थिक्सोट्रॉपी निगेटिव थिक्सोट्रॉपी, इसको हमने देख लिया। अगला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑपरेटर्स विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम। तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये जो क्वेश्चन है 10 नंबर में भी आता है कि एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑपरेटर्स विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम। तो उसमें जो हमने बताया था कि मतलब दोनों मिला के 17 नंबर का क्वेश्चन आ गया था, 10 नंबर ये 7 नंबर ये, तो जिसका पता रहा होगा उसने 17 नंबर का एक ही क्वेश्चन करके आया उसने, तो मतलब कि कितना लकी रहा होगा उस साल के, मतलब उसने जिसने क्वेश्चन तैयार किया होगा। तो कभी कभी रिपीट हो जाता है कि 10 नंबर में पूछ लेते हैं, 7 नंबर में पूछ लेते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस में होता है, ऐसा जल्दी होता नहीं है कि दोनों क्वेश्चन एक में आ जाए। हाँ 2 नंबर में आ सकते हैं, उसका शॉर्ट और फिर लॉन्ग में इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी इसमें सेक्शन ए और बी वाले पार्ट्स में डिफाइन किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, डिफाइन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एंड गिव इक्वेशन फॉर डिटरमाइनिंग शेल्फ लाइफ एंड हाफ लाइफ फॉर द सेम, इसको देख लेते हैं। तो इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच द रेट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब ये इंडिपेंडेंट होती हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं होती, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होती, ठीक है। तो इसे हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं। तो सपोज जैसे हम करते हैं कोई ए है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बी बनता है, तो रेट क्या होगा के ए एक्स, जहाँ पे एक्स क्या है, जीरो है, क्योंकि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, कोई भी डिपेंडेंट नहीं है किसी कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देयरफॉर रेट इज इक्वल टू के, रेट इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, तो माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के लिख सकते हैं, वेयर डी अपॉन डी टी क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे के क्या है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो डेरिवेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एक्सप्रेस्ड एज माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। जब ये करेंगे तो माइनस डी इधर रहेगा, डी टी उधर ले जाएंगे तो के इंटू डी टी हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड में तब क्या होगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, ए नॉट से ए की ओर करेंगे, माइनस बाहर लाएंगे, डी ए हो जाएगा, प्लस के बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, 0 से 1 की ओर डी टी हो जाएगा। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो इंटीग्रेशन का साइन जब हटेगा तब ये ब्रैकेट में आ जाएगा, ए डी तो हट ही जाएगा इसके साथ, ए ब्रैकेट में आ जाएगा और इसके साथ तो ए नॉट टू ए टी हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा, टी 0 to 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको देखते हैं। इसमें आगे जब इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ई 0 माइनस ए टी इज टू के टी माइनस 0, ए 0 माइनस ए टी के, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो के इंटू टी हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू ए 0, जब टी को इधर ले आएंगे तो जो है अपान में आ जाएगा, तो ए 0 माइनस ए टी अपान टी। अब इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, के टू को फिर से इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, कि तो माइनस के टी इज इक्वल टू ए प्लस सॉरी ए टी माइनस ए नॉट, तो हमारा हो गया जो है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का रिएक्शन हो गया। अब इसमें हाफ लाइफ इस प्रकार से निकालते हैं। हाफ लाइफ क्या होता है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू द रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू बिकम द हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। तो इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ए नॉट है, फाइनल कंसंट्रेशन ए नॉट बाई 2 है। तो ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ इस इक्वेशन में लिख देते हैं, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। तो यहाँ पे जब रखेंगे ए नॉट इज माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, तो रहेगा के टी हाफ इज इक्वल टू ए 0 या ए नॉट हम कह सकते हैं माइनस ए 0 बाई 2। ठीक है, तो के टी 1 ए 0 माइनस ए 0 बाई 2 करेंगे तो हो जाएगा ए 0 बाई 2, फिर टी हाफ हो जाएगा इसको टू ए 0 बाई 2 के इधर आ जाएगा तो ये 2 के हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ लाइफ क्या होगा यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा। फिर सेल्फ लाइफ देखते हैं। सेल्फ लाइफ क्या होता है, it is the time required for the reactant concentration to decrease to 90% of the initial concentration, जैसे A T is equal to 0.9 A नॉट। तो इसमें जब इक्वेशन फिर से उसी में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, T 0.9 is equal to A 0 माइनस 0.9 is 0.K, T 0.9 is equal to 0.1 A नॉट अपन के। तो इसका यूनिट जो होता है मोल लीटर सेकेंड होता है। तो हमारा हो गया सेल्फ लाइफ। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हमने देख लिया, इसको जो हाफ लाइफ सेल्फ लाइफ दोनों हमने देख लिया। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, एनुमरेट द डिफरेंस बिटवीन द फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। ये क्या होते हैं, जो फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन क्या होते हैं। तो इसमें जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन क्या होता है कि इन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन पार्टिकल फ्रॉम लूज एग्रीगेट, इसमें लूज एग्रीगेट का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो है डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन पार्टिकल रिमेन डिस्पर्स, इसमें जो है डिस्पर्स रहते हैं, इसमें लूज एग्रीगेट का फॉर्मेशन होता है। जो फ्लोकुलेटेड में होता है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है, और जो डीफ्लोकुलेटेड में होता है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन लो होता है। तो इसमें क्या है कि जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है डज नॉट फॉर्म हार्ड केक, एंड जो डीफ्लोकुलेटेड हार्ड केक का फॉर्मेशन करते हैं। जब इसको सेक करते हैं फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन को, क्या करते हैं ये इजीली रीडिस्पर्ड हो जाते हैं, और जब इसको सेक करते हैं तो डिफिकल्ट होता है इसको रीडिस्पर्ड होना। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में क्या होता है कि ये गुड नहीं होते, अच्छे नहीं होते अपीयरेंस में, और ये गुड अपीयरेंस में होते हैं। इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है फ्लोकुलेटेड की, ये लेस होती है, और जो इसकी होती है डीफ्लोकुलेटेड की, ये जो है इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हमने यहाँ पे जो इसमें डिफरेंस देख लिया फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में। तो हमारा जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड है 2019-20 का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे समाप्त होता है। सेक्शन भी हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था, सेक्शन सी हमने पार्ट सेकंड में देखा। तो हमारा लगभग 4 सब्जेक्ट जो है प्रीवियस ईयर 2019-20 के बी फॉर्म 4 सेमेस्टर के यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं, जिसके 3 सब्जेक्ट का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल चुका है, व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल चुका है। जो नए ज्वाइन कर रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आपको दिक्कत होती है, किसी परेशानी होती है, तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमारा बचा है एक सब्जेक्ट जो है फार्माकोग्नोसी, तो बहुत जल्द उसको भी लाने का प्रयास करेंगे, उसका सोल्यूशन। ठीक है, तो वो हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।